इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम वन लाइनर पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका चैप्टर 2 से रहेगा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। सेल और बैटरी का ये चैप्टर हम लोग आज लेके चलेंगे, ठीक है। आपकी किताब में शायद अलग अलग हो सकता है, तो जितने भी रिलेटेड चैप्टर उनको हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अब तक इससे पहले हमने प्राथमिक विद्युत पढ़ाया था, जिसमें विद्युत के बारे में बताया था, और साथ ही ओम के नियम, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था और सवाल भी करवाए थे। आज हम वन लाइनर पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के, उसके बाद फिर से एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा है ये शॉर्ट नोट है, जो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम सीरीज और पैरेलल और प्राइमरी सेल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कार्बन जिंक सेल की सामान्यतः वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है, वन लाइनर है। तो मैं आपको बता दूं, ये कार्बन और जिंक सेल की जो बात कर रहा है, ये जो हम लोग रेडियो की घड़ी में जो जैसे रेडियो और जो रिमोट में यूज करते हैं, जो सेल लंबा वाला, उसकी बात कर रहा है। ये कार्बन शुष्क सेल होता है, जो इसके अंदर जो बीच में कार्बन का छड़ होता है और जिंक का इसका नेगेटिव, जिंक का किनारे किनारे होता है, ठीक है, किनारे किनारे नेगेटिव प्लेट होता है, ठीक। इसे कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं। फिर दूसरा है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जब हम 1.5 वोल्ट के, अब देखे होंगे बैटरी में, या जैसे घर में जो टार्च आपका होता है उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें भी आप 3 सेल लगाते थे, ठीक है। तो जब 3 सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो 1.5 कितना हो जाएगा आपका, 4.5 वोल्ट की आपका हो जाएगा टोटल। तो 4.5 वोल्ट पे आपका, 5 वोल्ट पे आपका ये बल्ब ऑपरेट करता है, ठीक है। फिर आगे है कि 1.5 वोल्ट के 5 कार्बन जिंक सेलों को सीरीज में जोड़ने पे टोटल आउटपुट 7.5 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज मिलता है। 3 भी आपका हो गया। चौथा नंबर दिया, करंट क्षमता को बढ़ाने के लिए सेलों को किस में जोड़ा जाता है। जब करंट, देखिए, जब वोल्टेज बढ़ाना होता है तो सीरीज लगाते हैं, जब करंट बढ़ाना हो तो पैरेलल लगाते हैं, ठीक है। जब पावर बढ़ाना है तो मिश्रित क्रम यानी सीरीज और पैरेलल दोनों में लगाते हैं, ठीक है, जब उनकी क्षमता बढ़ानी होती है। यहाँ दिया, एक बैटरी का ओपन सर्किट आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है, यानी जब उस पर कोई लोड नहीं होता है तो वोल्टेज उसका कितना है, 10 वोल्ट है। जब 1000 का ओम रेजिस्टेंस लगाते हैं, जब इसके सीरीज में 1000 का ओम लगाते हैं, ठीक है, तो उस समय बैटरी का आंतरिक रेजिस्टेंस, बैटरी का आंतरिक रेजिस्टेंस को आर स्मॉल आई से दर्शाएंगे, ठीक है। तो 100 ओम होगा, या अब सॉरी, लोड करंट कितना बहेगा इसके अंदर, लोड करंट आपका 50 मिली बहेगा। 50 मिली का मतलब हो गया 50/1000, ठीक है। 50 मिली इसमें एम्पियर करंट बह रहा है, और लोड करंट बहेगा 5 वोल्ट रह जाता है, तब इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 10 से घट के कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, यानी 5 वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो आपका इस समय इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का लगभग 100 ओम होता है, ठीक है। तो आपको बता दें, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं होता, सभी के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। 6वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस एकत्रित होता है, होना सेल का पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है, सही है। जब जब सेल हम लोग जब सेल से जब अत्यधिक धारा लेते हैं, चाहे धारा इससे हम लोग लेते हैं, तो ये पोलराइजेशन इसमें हो जाता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन इफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग मैग्नीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डिपोलराइजेशन का काम वही करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस एकत्र होने को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ये 60 नोट है, आपको अच्छा बेनिफिट देगा आपके एग्जाम में। सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर अधिक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है। सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर अधिक इलेक्ट्रॉनों का चार्ज रहता है, यानी आवेश ज़्यादा रहता है। 8वां, सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस आउटपुट करंट को सीमित करता है, ठीक है। तो यानी जो आपका सेल होता है, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, ये इसके आउटपुट में जो करंट जाता है उसको लिमिट करने का काम करता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। कार्बन जिंक सेल का खोल नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। जो जिंक खोल, यानी आपने जो भी अगर सेल आप लोग देखा होगा, तो सेल के बाहर एक कंटेनर होता है जो जिंक का बना होता है, ठीक है, और इसमें कार्बन की रॉड लगी होती है, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल इसी में भर दिया जाता है।
ड्राई सेल अपनी आउटपुट वोल्टेज को क्षमता खो देता है यदि उसका उपयोग न किया जाए। यानी ड्राई सेल बहुत समय तक अगर आप उसी तरह रख देते हैं तो धीरे 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 वो क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। 11 नंबर है, एल्कीन सेल दोनों प्राइमरी तथा सेकेंडरी प्रकार में मिलते हैं। जो एल्कलाइन सेल होते हैं वो प्राइमरी प्रकार के भी होते हैं और सेकेंडरी प्रकार के भी होते हैं। 12 नंबर है, कम लोड करंट पे सेल में सामान्य वोल्टेज पर लंबे समय तक कार्य किया जा सकता है। यानी आपका जो भी सेल है उससे आप कम लोड देके यानी कम कम उससे धारा लेके लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। लेकिन बहुत तेज़ी से अगर आप धारा लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका सेल खराब हो जाता है। ठीक है। आंतरिक रेजिस्टेंस स्मॉल आर लोड सीरीज में रहता है। ठीक है, लोड के हमेशा किस में रहेगा, सीरीज में रहता है। 14 नंबर, अधिक लोड करंट आर आई स्मॉल आर आई यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के अनुसार अधिक वोल्टेज। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब VL यानी VL का मतलब L का मतलब होता है लोड वोल्टेज, सामान्य वोल्टेज यानी नो लोड पर आधी होती है तब अंदर का जो रजिस्टेंस इंटरनल रजिस्टेंस लोड रजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी जब लोड वोल्टेज सामान्य वोल्टेज के यानी नो वोल्ट के आधी होती है तो उस समय आपका जो इंटरनल रजिस्टेंस होता है वह लोड रजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब कि जब आपका नो वोल्ट, जैसे मान लीजिए नो वोल्ट आपका कितना, नो वोल्ट एन की मान लीजिए 100 वोल्ट दिया है, जब वोल्टेज ड्रॉप होने पे 50 रह जाता है, इसके आधा रह जाता है, उस समय जो आपका स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है बाहर के रेजिस्टेंस के इक्वलेंट होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब यही है। ये देखिए सब बहुत बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट जो दिए हैं आपके लिए बहुत कामगार साबित होने वाले हैं। 16 नंबर है, बेकार सेल को कभी अच्छे सेल के साथ पैरेलल में नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, जब पैरेलल में इसको जोड़ देंगे तो आपकी जो सेल का जो वोल्टेज होता है EMF होता है सब एक बेकार सेल के अंदर चला आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका अत्यधिक होगा और करंट ड्रॉप होने लगेगा। कॉपर जिंक सेल में दोनों कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड रासायनिक क्रिया द्वारा ऊर्जा की खपत होती है। 18 है, स्थानीय क्रिया लोकल एक्शन के कारण सेल की कार्य अवधि कम होती है। ये लोकल एक्शन समझ रहे हैं, जैसे आपकी जो प्लेटें होती हैं, ये जब प्लेटें होती हैं चाहे कोई भी, तो जब ये बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होती है, चाहे कोई भी मतलब प्राथमिक सेल है, तो इसमें से कुछ कण गिरते हैं, गिर के ना पॉजिटिव वाले नेगेटिव में जाते हैं और ये जब आपस में जब ये ज़्यादा हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो इसे बोलते हैं लोकल एक्शन। ठीक है, या प्लेटें कमजोर होने लगते हैं, ये होते हैं लोकल एक्शन। ड्राई सेल प्राइमरी सेल ही होता है। जो ड्राई सेल होता है वो प्राइमरी सेल होता है, सही है, लेकिन इस समय ड्राई सेल सेकेंडरी सेल में भी आ चुका है। ठीक है, जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी है और इस समय भी ड्राई सेल आने लगी है। अब हम लोग सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक 19 क्वेश्चन थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड सेल को दोबारा चार्ज किया जा सकता है क्योंकि इसका रासायनिक क्रिया क्या है, रिसर्वेबल है। ये आपके कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है आपके। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्सेबल यानी इसकी जो क्रिया होती है उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, 100 मिली एम्पियर क्षमता की बैटरी का लगभग 12 घंटे तक 8 एम्पियर का करंट देना चाहिए अगर अच्छी बैटरी है तो। लेकिन आपको मैं बता दूं बैटरी का जितना मतलब देखा रहता है उसके हिसाब से वो नहीं दे पाएगी। अगर मान लीजिए 100 एम्पियर हावर दिया है तो आप सोचेंगे कि 100 एम्पियर का करंट हम कंटिन्यू 1 घंटा बैटरी से पा लें तो ये नामुमकिन है, कभी नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो 8 एम्पियर कहने का मतलब 100 को 8 से भाग दे दो। ठीक है, 8 करने ये 8, अब यहाँ बच गया कितना आपका 2, 20 हो गया, 8 दूना 16 यानी 12 घंटा, 12 घंटा समथिंग आपका मिनट आएगा। ठीक है, 12 साढ़े 12 घंटा। निकिल आयरन सेल एक गीला तरह का सेकेंडरी सेल है, निकिल आयरन। ठीक है, लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन के कारण लेड सल्फेट कण मोटी तक से कठोर हो जाते हैं और लेड सल्फेट कण मोटी तह से कठोर हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का प्लेटों से संपर्क टूट जाता है, इससे बैटरी की क्षमता कम हो जाती है। इसे हटाने के लिए बैटरी को ओवर चार्ज और ट्रिकल चार्ज करने पर लगाएं। यानी जब आपकी जो प्लेटें होती हैं जब जब कड़क हो जाते हैं, इस पर सल्फेट का एक परत जम जाता है तो उसे ट्रिकल चार्जिंग पे लगा दिया जाता है, या ओवर चार्ज ट्रिकल चार्जिंग पे ओवर चार्ज हम लोग करने लगते हैं तो उसकी जो प्लेटें होती हैं उस प्लेटों पर से जो पपड़ी होती है वो बाहर निकल जाती है।
5वां नंबर लिखा, बैटरी को यदि लंबे समय के लिए ड्राई स्टोर करना है तब बैटरी को ठंडे, सूखे और साफ स्थान पर स्टोर करें। ड्राई स्टोर का मतलब ये हो गया, आपकी बैटरी को क्या करना है, बैटरी को खोलना है, उसके सारे प्लेटों को निकाल के सुखा के निकाल लेना है और उसकी इलेक्ट्राइट को निकाल के सुखा के प्लेटों को रख देना है, ठंडे और सूखे स्थान पे रखना है। ठीक है, इससे आप उसकी प्लेटें अच्छी रहेंगे, बैटरी भी आपकी अच्छी रहेगी। 6 नंबर, सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस आउटपुट करंट को सीमित करता है। सेल का, हाँ, आंतरिक रेजिस्टेंस आउटपुट करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। 7वां, लेड एसिड सेल डिस्चार्ज होने पर दोनों इलेक्ट्रोड लेड सल्फेट में बदल जाते हैं। लेड एसिड सेल डिस्चार्ज होने पर दोनों इलेक्ट्रोड लेड सल्फेट में बदल जाते हैं। ठीक है, चार्ज होने पे आपका जो माइनस है, माइनस होता है स्पंजी लेड का बना होता है और प्लस जो होता है लेड सल्फेट का बना होता है। एडिशन सेल स्टोरेज प्रकार का सेल है। हाँ, एडिशन सेल आपका क्या स्टोरेज प्रकार का सेल है। सल्फेशन बैटरी की प्लेटों पर एक सफ़ेद रंग का अघुलनशील आइसोल्यूबल सल्फेट है। ठीक है, एक सल्फेट होता है जो घुलनशील नहीं होता है। बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग बहुत कम करंट द्वारा लंबे समय तक चार्ज किया जाता है, अर्थात 2 से 3% चार्जिंग करंट पे रखी जाती है। जो बैटरी है उसकी 2 से 3% पे उसे क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। 11वां नंबर है, डिस्चार्ज होने पे सेल को तुरंत रिचार्ज करें। ठीक है, उत्पादक द्वारा चार्जिंग डिस्चार्ज करंट का नियम का पालन करें। यानी जिसने बैटरी को मैन्युफैक्चर किया, जितना उसने जिस तरह से उन्हें बताया कि किस तरह चार्ज करना है, डिस्चार्ज करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सेलों को सफ़ेद सल्फेट से बचाने व हटाने के लिए समय अनुसार सामान्य चार्ज करंट से आधा अधिक करंट पर ओवर चार्ज करें। यानी जब सेल के ऊपर जब सल्फेट की परत चढ़ जाती है उसके प्लेटों पे, तो क्या करना चाहिए, समय अनुसार सामान्य करंट है उससे आधे से अधिक करंट, यानी आपका 100 एम्पियर पे आप चार्ज करें, 100 एम्पियर तक अभी लेता है, यानी 1 एम्पियर पे चार्ज करते हैं तो 10.75 एम्पियर पर अपने बैटरी को ओवर चार्ज करें या ट्रिकल चार्जिंग पे लगा दें, जिससे आपका सल्फेशन है जो दूर हो जाएगा। ठीक है, सल्फेशन आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर दिया कौन सी विधि चार्जिंग है, ये आपका कंट्रोल करंट मेथड है। यानी करंट को क्या किया जाता है, यहाँ पे कंट्रोल करके चार्ज किया जाता है, इसे कंट्रोल मेथड कहते हैं। ठीक, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डीसी धारा देंगे 230 220, यहाँ बैटरी लगा देंगे और इसके सीरीज में हम 4 लैंप लगा देंगे और चारों लैंप से करंट गुजार के हम बैटरी को चार्ज करेंगे। ठीक है, इसे कांस्टेंट करंट मेथड करते हैं। यहाँ रियोस्टेट लगाए हैं, इसे हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज मेथड कहते हैं। ये आपको पिक्चर देख के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस प्रकार का ये मेथड है। ठीक है, यहाँ बैटरी लगा देगा, यहाँ आपका डीसी सोर्स लगा देगा, यहाँ एम्पियर मीटर लगा देगा, यहाँ रियोस्टेट लगा देगा। तो ये आपका कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है। देखिए ये आपका क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक है, रेक्टिफायर मेथड के द्वारा हम लोग बैटरी को क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज करेंगे। आशा करता हूँ जितने भी बैटरी से ऑनलाइनर क्वेश्चन बनते हैं आपको समझ में आ गए हैं। अब हम अगले पार्ट में हम लोग इसके ऑनलाइनर के जगह पे अब हम लोग इसका जो भी 10-50 जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एमसीक्यू के, उसको हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर भी हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।